नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी मित्रों का राम राम जी, नमस्कार जी। मनीष बिश्नोई, अर्जुन जयपुर, रूही, राखी पारिक, फ्रूटी, आप सभी मित्रों का आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बातचीत करेंगे आपके सामने 15 फरवरी 2022 के इस दिन कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं, जिस पर एग्जाम में अक्सर सवाल बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत आप सब लोगों के साथ करेंगे। तो आप सभी मित्रों को एक बार फिर नमस्कार, राधे राधे। नीतू शर्मा, एसआई मंजू, देवेंद्र, जीतू, नेमीचंद, बलराम, सभी का हार्दिक स्वागत। सैंडी वर्मा। और अब बातचीत करते हैं शुरुआत कि भैया सबसे पहले 15/2/2022 के विषय में कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें जो आज तक हम करते आ रहे हैं आप सभी के साथ। कुछ ऐसे ही सवाल आपके सामने हैं जी। आपके सुपुत्र को भी जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी प्रकार जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहे, यही हमारे शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले देखिए कुछ पंक्तियां। बुझने लगी हो आंखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी, दिल करता हो चित्कार, दोस्त विधाता को ना देना, मन में रखना तू ये आस, ऋण विजयी बनता वही जिसके पास हो आत्मविश्वास। आत्मविश्वास रूपी जड़ी बूटियां जिसके पास है वह जीवन में कभी हार नहीं मानता है। वह व्यक्ति हमेशा अपने कर्म फल की बदौलत ही जीवन में अच्छे मुकाम को हासिल करता है, कभी किसी को दोष नहीं देता और आत्मविश्वासी ही व्यक्ति अंततः विजेता बनता है। तो बहुत ही शानदार पंक्तियां हैं। बुझने लगी हो आंखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी, दिल करता हो चित्कार, दोष विधाता को ना देना, मन में रखना तू ये आस, रण विजयी बनता वही, रण विजयी बनता वही जिसके पास हो आत्मविश्वास। तो इस आत्मविश्वास के साथ ही आप लगातार आगे बढ़ते रहिए जी। नमस्कार। अगली बात की शुरुआत आप सभी के साथ करते हैं। आपका पहला सवाल जरा आपके सामने है और उसका सही जवाब भी देने की कोशिश करिए। कल मैंने क्लास में ही आपको बता दिया कि हमारी क्लास के ठीक खत्म होते ही इसरो एक बड़े मिशन को अंजाम देने जा रहा है और वो मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसरो के वर्ष 2022 के पहले मिशन, जिसको अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो सैटेलाइट है 04 को PSLV-C52 से कहां से लॉन्च किया गया, यह आपको बताना है। हर तरीके का सवाल मैंने आपको इस पर बनाकर दिया है और मेरी उम्मीद है कि आप लोग इन सब सवालों को बहुत अच्छे से याद कर पा रहे होंगे। देखिए 2-3 सवाल जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं वो सवाल मैंने क्वेश्चन के अंदर ही डाल दिए हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। चलो, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां से अब एकदम अच्छे से कुछ बातें आपको नजर आ जाएगी। चलिए अब इसका जवाब देने की कोशिश करिए। क्या है जरा इसके बारे में बताइए। इसरो के वर्ष 2022 के पहले मिशन EOS 04 को PSLV-C52 से कहां से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, चांदीपुर उड़ीसा, बेंगलुरु कर्नाटक से या हैदराबाद तेलंगाना से? कहां से इसे लॉन्च किया गया? इसरो के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं, ठीक है। अक्सर परीक्षाओं में यही सवाल पूछे जाते हैं। अब आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 के पहले मिशन EOS 04 को किस यान से भेजा गया? तो PSLV-C52। ये सवाल बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आज तक पूछा जा चुका है। दूसरा आपसे यह भी पूछा जा सकता है उल्टा, PSLV-C52 से अभी हाल ही में वर्ष 2022 में जो इसरो का सैटेलाइट भेजा गया वह इनमें से कौन सा था? तो वो ES-01, 02, 03, 04 ऐसे वो कह सकता है आपसे। तो इसमें से आपको लगातार तैयार रहना है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं। इसका सही जवाब जो है वो मेरे मित्रों है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे क्या किया गया? लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश यानी AP से इसे क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। तो इस जगह को जरूर ध्यान रखना, कहां पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। चांदीपुर कहां है? उड़ीसा में। DRDO अपने अधिकांश परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा से करता है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय, यहां पर क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो का हेडक्वार्टर है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त, लगातार मैं रोजाना बता रहा हूं, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई। इसरो के जो प्रमुख हैं वो सोमनाथन है। क्या है?
सोमनाथन है। सोमनाथन इसके क्या है, हेड, वर्तमान में प्रमुख है। किन के स्थान पर आए हैं, तो के सिवान के स्थान पर इनको प्रमुख बनाया गया। के सिवान जो है, के सिवान, इनके स्थान पर इनको प्रमुख इसका बनाया गया है। हैदराबाद तेलंगाना में अभी हाल ही में स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी, इसका क्या किया गया, अनावरण किया गया। और यह किसकी प्रतिमा है, तो यह प्रतिमा श्री रामानुजाचार्य की, श्री रामानुजाचार्य की यह प्रतिमा है, जो 11वीं शताब्दी के भक्ति संत हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही आपको पता होगा हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं वो इनके शताब्दी वर्ष के अवसर पर वहां पहुंचे हैं, हैदराबाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी कहां पहुंचे हैं, यहां पर हैदराबाद पहुंचे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ बेंगलुरु इसरो का, यहाँ डीआरडीओ जो है, ये डीआरडीओ अपने अधिकांश परीक्षण कहां से करता है, ये चांदीपुर उड़ीसा से करता है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये ध्यान रखना। बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम जो है, ये डीआरडीओ का क्या है, विज्ञानम, ये डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है, डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है। और डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी हैं। कौन है, जी सतीश रेड्डी साहब जो है, सतीश रेड्डी साहब जो है वो इसके प्रमुख हैं। इन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार जो है वो मिसाइल क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए मिला है। आर्यभट्ट पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के लिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी में बेहतरीन काम करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए अब जरा बात करते हैं। और ये जो ईओएस है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो सैटेलाइट है, इसके माध्यम से जो धरती है उसके बहुत अच्छे चित्र जो है वो हासिल किए जा सकते हैं इन सैटेलाइट के माध्यम से। और ये जो सैटेलाइट हैं ये हमारी अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको और ज्यादा बढ़ाने की दिशा में क्या करेगा, काम करेगा। तो यहां ध्यान रखना है, ये इसरो का वर्ष 2022 का पहला मिशन है जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। यहां पर आंध्र प्रदेश जो है उसका आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा मैप, जरा यहां से आपको अच्छे से नजर आने वाला है। ये वाला मैप देखिए, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो तट है वो जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। यहां से देखिएगा जरा, ये पूरा इलाका जो है वो उड़ीसा का तट है, यहां से लेकर यहां तक। ये वाला पश्चिमी बंगाल के साथ इसकी सीमा साझा होती है। इसके अलावा रांची झारखंड के साथ सीमा लगती है। छत्तीसगढ़ के साथ इसकी सीमा लगती है, छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा की। और यहां पर आंध्र प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। तो आपसे पूछा जाए उड़ीसा के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है, या कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो ध्यान रखना यहां से शुरू करिएगा। पश्चिमी बंगाल के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका आंध्र प्रदेश। और इधर वाली सीमा जो है, ये वाली पूरी सीमा बंगाल की खाड़ी जो है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी जो है इसका तटीय सीमा जो है वो बनाती है। तो ये मेरे हिसाब से उड़ीसा की ध्यान रह जाए। उड़ीसा की राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की क्या है, राजधानी है। यहां पर सीएम कौन है, तो नवीन पटनायक जो है, नवीन पटनायक ये यहाँ के क्या है, सीएम है। और इनके दल का नाम जो है वो क्या है, बीजू जनता दल है, बीजू जनता दल। इसी दल से हमारे रेल मंत्री जो हैं, रेल व आईटी जो मंत्री हैं, ठीक है, वो कौन है, अश्विनी वैष्णव है। अश्विनी वैष्णव इसी दल से क्या आते हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। ठीक है, क्या है, राज्यसभा सदस्य है। राज्यसभा क्या है भैया, राज्यसभा सदस्य इसी दल से है। चलिए अब देखिए आंध्र प्रदेश का मामला क्या है। आंध्र प्रदेश ऊपर 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा को क्या करता है, साझा करता है। किस किस के साथ सीमा लगती है इसकी जरा देखिएगा। इसकी सीमा ऊपर तो लगती है उड़ीसा के साथ, उड़ीसा के बाद इसकी सीमा लगती है थोड़ी सी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ। इसके बाद तेलंगाना के साथ सीमा लगती है इसकी, तेलंगाना से तो अलग ही हुआ है। हैदराबाद यहां पड़ता है, इसकी राजधानी अमरावती है। क्या है, अमरावती यहाँ की क्या है, राजधानी है। इसके बाद कर्नाटक के साथ सीमा साझा होती है। और कर्नाटक आजकल यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद हैं, यह ध्यान रखना। प्लस हिजाब मुद्दे के साथ साथ अब एक नया मुद्दा जो है वो यहाँ पर नमाज पढ़ने को लेकर और पैदा हो गया है। ये सब मुद्दे पैदा किए जा रहे हैं, उसका कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए, सबसे पहले सीमा उड़ीसा के साथ, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तेलंगाना, तेलंगाना के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आप लोगों का क्या है, तमिलनाडु है।
ये तमिलनाडु 1 नंबर है मान लीजिए, फिर ये 2 नंबर है, फिर ये 3 नंबर है और 4 नंबर और 5 नंबर, यानी 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है आपका आंध्र प्रदेश जो है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अमरावती यहां की क्या है? राजधानी है। ये लो जी राजधानी। रेड्डी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, जगन रेड्डी का नाम सुना है, यहां के सीएम के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु यहां पर है ही, आप लोग जानते हैं इसरो का हेडक्वार्टर यहां पर है, इसरो का हेडक्वार्टर यहां पर है। और आरिफ मोहम्मद जो है, आरिफ मोहम्मद, ये यहाँ के क्या हैं? अभी हाल ही में गवर्नर हैं। और अभी खूब चर्चा में, सबसे ज्यादा चर्चा में जो है वो कर्नाटक है। इसकी सीमा तेलंगाना के साथ लगती है, महाराष्ट्र के साथ लगती है, गोवा के साथ लगती है, और इसके अलावा केरल और किसके साथ? केरल और तमिलनाडु के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है। और इधर किसके साथ लगती है? इधर आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। यानी 6 ऐसे प्रदेश हैं जिनके साथ इसकी सीमा क्या है? साझा होती है। जगन रेड्डी यहाँ के आंध्र प्रदेश के क्या है? जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश के। जगमोहन रेड्डी है, जगन रेड्डी नहीं है। जगन तो गुर्जर जो अभी आपको पता होगा, ठीक है, ये पकड़े गए थे एक डाकू की भूमिका में, तो ये सब आपको ध्यान रखना। जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यहां पर है जगमोहन रेड्डी है, ये जगन गुर्जर है जो कि चंबल के डाकुओं में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। चलिए अभी अगली बात अपन करते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा आपके सामने क्या है। यहां पर है एपीडा। एपीडा एक संगठन है मेरे मित्रों, एपीडा क्या है? एक संगठन है। और इससे जुड़ा हुआ सवाल आपके सामने मैंने रखा है। एपीडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना 36वां स्थापना दिवस कब मनाया? वह इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? चलिए यहां पर बात करते हैं एपीडा के बारे में। एपीडा की फुल फॉर्म आपके सामने मैंने लिख रखी है। एग्रीकल्चर से संबंधित संस्थान है और इसने अपना स्थापना दिवस अभी मनाया है। इसका पूरा नाम एपीडा का है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना 36वां स्थापना दिवस कब मनाया? वह इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये बताइए। एपीडा जो है वो एग्रीकल्चर और प्रोसेसिंग जो है इससे जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसने अपना अभी हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो एपीडा ने अपना क्या मनाया? एपीडा, एपीडा यहां पर ये ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म मैंने लिख दिया इसके साथ। इसने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया अभी हाल ही में। 36वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 13 फरवरी के दिन मनाया। 13 फरवरी के दिन स्थापना दिवस मनाया अभी हाल ही में। इसके अलावा आपसे यह पूछा गया है इसमें कि इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखना इसका मुख्यालय नई दिल्ली में ही क्या है? स्थित है। नई दिल्ली में ही एपीडा का क्या है? मुख्यालय स्थित है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 13 फरवरी को नई दिल्ली में स्थित इस संस्था का क्या किया गया? 36वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया। काम क्या करना है? कृषि क्षेत्र में सुधार तकनीक, कृषि क्षेत्र का उन्नयन करना, कृषि क्षेत्र में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सुधार करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। कृषि क्षेत्र में नए नए इनोवेशंस कैसे किए जाएं और प्रोसेसिंग इकाइयां जो है, प्रोसेसिंग इकाई उनको और ज्यादा कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस दिशा में काम करने वाली संस्था जो है उसका नाम एपीडा है। और वो एपीडा कृषि विभाग के अंतर्गत आती है, जिसकी स्थापना 13 फरवरी के दिन हुई है। 13 फरवरी को नई दिल्ली में इसका मुख्य जो है वो स्थापना दिवस मनाया गया, 36वां स्थापना दिवस। और 13 तारीख को ही महिला दिवस मनाया गया। सरोजिनी नायडू, जिसे भारत की कोकिला के नाम से पहचाना जाता है, उनके जन्म दिवस के अवसर पर महिला दिवस भी क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तो चलिए मित्रों अब बात करते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यह है केंद्र सरकार ने 26,275 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पुलिस आधुनिकीकरण योजना को कब तक बढ़ा दिया है? यह है आपको बताना है। केंद्र सरकार ने 26,275 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, परिव्यय है ये, परिव्यय के साथ पुलिस आधुनिकीकरण योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो एक योजना है जिसका नाम है पुलिस आधुनिकीकरण योजना। क्या है? पुलिस आधुनिकीकरण योजना है। ये पुलिस आधुनिकीकरण योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है।
तो मेरे मित्रों जरा ध्यान रखिएगा, यह एक अम्ब्रेला योजना है। ठीक है, क्या है? अम्ब्रेला योजना। अम्ब्रेला योजना के तहत इसे क्या किया गया है? शामिल किया गया है। किस योजना को? ये पुलिस आधुनिकीकरण योजना को अम्ब्रेला योजना के तहत शामिल किया गया है। और इसकी शुरुआत जो है वो 27 सितंबर को की गई थी 2017 में। 27 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई और 2017-18 से लेकर के इसे कब तक चालू रखने का फैसला किया गया था? 2019-20 तक इसे चालू रखने का फैसला किया गया। बाद में क्या कर दिया गया? बाद में इसे 2020-21 के लिए बढ़ा दिया गया। 2020-21 के लिए इसे क्या कर दिया गया था? बढ़ाया गया। ठीक है, बढ़ाया गया। लेकिन अब तो 2020-21 की अवधि समाप्त हो गई। अब जो है इसे क्या कर दिया गया है? 2020-21 से लेकर के 2020-21 से लेकर के 2025-26 तक 2025-26 तक क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है इस योजना को। तो अम्ब्रेला योजना के तहत इसे क्या किया गया? शामिल किया गया। सरकार ने पुलिस की आधुनिकीकरण व्यवस्था और पुलिस के नए नए जो काम है उनको ध्यान में रखते हुए 26,275 करोड़ रुपए की राशि क्या की है? स्वीकृत की है। और इस राशि के तहत इसे 2025-26 तक के लिए क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया। यानी 2025-26 तक की अवधि के लिए इस पुलिस आधुनिकीकरण योजना को बढ़ावा दिया गया है। यह एक अम्ब्रेला योजना है। 27 सितंबर 2017 को इसे शुरू किया गया, यानी 17-18-17 से शुरू हुई यह योजना और 2019-20 तक के लिए इसे शुरू किया गया था आरंभ में। लेकिन बाद में इसकी अवधि को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। कब तक के लिए? 2020-21 के लिए बढ़ाया गया। लेकिन अभी 2020-21 की अवधि जैसे ही पूरी हो रही है, ठीक इस योजना को आगे भी क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया। और कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 25-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और पुलिस आधुनिकीकरण योजना जो है यह किस मंत्रालय की देखरेख में पूरा होता है कार्य? तो यह गृह मंत्रालय जो है, यह गृह मंत्रालय की देखरेख में पूरा होता है। और गृह मंत्रालय में भाई साहब, ठीक है, डेंजर आदमी है ही, अमित शाह जो हैं वो इस मंत्रालय के मंत्री हैं। प्लस इसके साथ साथ इनके पास एक मंत्रालय और है जिसका नाम है सहकारिता विभाग। क्या है? सहकारिता विभाग भी जो है वो इनके पास है। इनका सहयोग करने के लिए सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री जो हैं BL वर्मा जी हैं। क्या है? BL वर्मा जो हैं वो इस मंत्रालय में इनका क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। तो आपको ये डेट जो वो जरूर ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो मित्रों आप लोग जानते हैं इस सवाल के संदर्भ में, और बहुत ही मैंने सोच समझकर सवाल बनाया है। कल के दिन हमने ब्लैक डे के रूप में उसे मनाया और उसी पर मैंने एक सवाल बनाने की कोशिश की है। जरा देखिएगा सवाल क्या है। 14 फरवरी को पुलवामा हमले की 3री बरसी मनाई गई। इसके संदर्भ में आपको सत्य कथन बताना है। 14 फरवरी 2019 ये दिन भारत के इतिहास का ब्लैक डे कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लैक डे के नाम से इसे हम इसलिए जानते हैं कि हमारे बहादुर सैनिकों पर जो आतंकवादी उन्होंने कायराना एक हमला किया, उस कायराना हमले में हमारे इस हमले में CRPF के 40 जवान जो हैं वो क्या हुए थे? शहीद हुए थे। यानी सड़क के रास्ते थे, जम्मू कश्मीर की ओर प्रस्थान कर रहे थे और बड़ा काफिला जो है वो सैनिकों का जम्मू कश्मीर की तरफ प्रस्थान कर रहा था। उसी समय जैसे मोहम्मद के आतंकवादी संगठन ने CRPF के इस काफिले पर हमला किया और इस हमले में हमारे 40 जवान जो है वो शहीद हो गए। इसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने ली थी, ये बात सही है मित्रों। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक की। यानी ये बातें सभी क्या है? इसके संदर्भ में सत्य है। तो भारतीय इतिहास का काला दिन जो है वो माना जाता है इसे। झुके सिर हमारा शहीदों की शहादत के लिए, जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत के लिए। पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों की इस 3री बरसी के उपलक्ष्य पर हम सभी कल के दिन श्रद्धांजलि इनको अर्पित कर चुके हैं। तो 2019 और अभी चल रहा है वर्ष 2022 का। तो हमने वर्ष 2022 में इसकी कौन सी बरसी? 3री बरसी जो है वो इस वर्ष हमने क्या किया है? मनाया है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, यहां पर सभी ऑप्शन जो है वो आपके क्या हैं? सत्य हैं। और ये जानकारियां कम से कम आपके पास होनी ही चाहिए। जब
कभी भी इतिहास में ये घटना आएगी तो आप इस घटना के बारे में बता सकते हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल भी आपके सामने है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है उसके बारे में सवाल है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसे आईपीपी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, आईपीपी के नाम से भी जाना जाता है, के आधिकारिक अनुमानों के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। अभी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो उसके ताजा जो आंकड़े जारी हुए हैं, उन ताजा आंकड़ों के बारे में यह बात आपके सामने मैंने रखी है। तो जरा देखिएगा मित्रों क्या है यहां पर आपका सही जवाब जो है वो जरा देखो, ठीक है। हाँ, यहां पर आपके सामने लिखा है भारत में औद्योगिक सुधारों की गति दिसंबर 2021 में तीव्रता से क्या हुई है, कम हुई है। भारत में औद्योगिक सुधारों की गति दिसंबर 2021 में तीव्रता से कम हुई है। औद्योगिक हमारे जो सुधार हो रहे हैं उन सुधारों में दिसंबर 2021 में तीव्रता से कमी हुई है, लेकिन उत्पादन में 0.4% की वृद्धि प्रति वर्ष के हिसाब से हमारे यहां हो रही है। यह सूचकांक जो है वो एनएसओ द्वारा क्या किया जाता है, मासिक रूप से तैयार किया जाता है। देखो तीन संगठन आपको याद होने चाहिए, एक होता है सीएसओ, एक होता है एनएसएसओ और एक होता है एनएसओ। इन ऊपर वाले दोनों को मिलाकर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है उसको क्या किया गया है, ये सारी जिम्मेदारी दी गई है। यानी नेशनल इनकम जैसे प्रति व्यक्ति आय है, राष्ट्रीय आय है, इन सब की गणना करने के संदर्भ में यहां पर इनको जिम्मेदारी दी गई है। यह संगठन जो है इसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पहले ये होता था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बाद में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम कर दिया गया, और उसके बाद अब वर्तमान में एनएसओ के पास ये सारी जिम्मेदारी है। तो एनएसओ जो है वो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को मासिक रूप से क्या करता है, तैयार करने का काम करता है मेरे मित्रों। तो हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन आर्थिक गतिविधियों पर आरबीआई भी नजर रखता है, लेकिन आरबीआई ज्यादातर इस एनएसओ के आंकड़ों को क्या करता है, अनुसरण करता है। भारत सरकार हो चाहे एनएसओ की इन रिपोर्ट्स को भारत सरकार और कौन, आपकी आरबीआई जो है, ये दोनों आरबीआई और भारत सरकार इनके आंकड़ों को इस्तेमाल करती है। इसी आधार पर आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति को क्या करता है, तैयार करता है, और उसी आधार पर आरबीआई मार्केट की जो महंगाई और मंदी है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो चलिए अब इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। कई बार तो सीधा सीधा यही सवाल पूछा हुआ है पूर्व परीक्षाओं में। इस आईपीपी का आधार वर्ष जरूर ध्यान रखना, 2011-12 आधार वर्ष है। आईपीपी का आधार वर्ष कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आधार वर्ष। ये आधार वर्ष मेरे मित्रों ध्यान रखना, भारत में अलग है और राजस्थान में अलग है। ये 2011-12 जो है इसका क्या है, आधार वर्ष है। अभी बस राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे आने वाली है, और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आपको नए नए तथ्य जो है वो शुरू से हम बताने शुरू करेंगे, तो आप सब इन बातों को ध्यान रखना है। तो एनएसओ, एनएसएसओ, सीएसओ इसके सही जवाब जो हैं वो आपको ध्यान रखने। तो ये सभी कथन आपके क्या है, इसके सत्य कथन है। सत्य कथन कौन कौन से हैं, औद्योगिक सुधारों की गति दिसंबर 2021 से तीव्रता से कम हुई है, और उत्पादन में वृद्धि जो है 0.4% की हुई है प्रति वर्ष के हिसाब से। सूचकांक जो है वो एनएसओ द्वारा मासिक रूप से इसे तैयार किया जाता है, जिससे बाजार की तरलता और जो हमारी महंगाई और मंदी है उसको कंट्रोल करने की दिशा में सरकार और आरबीआई अपने कदम उठा सकती है। आईपीपी का आधार वर्ष 2011 और क्या है, 12 है। प्लस इसके साथ साथ ध्यान रखना, इसमें तीन चीजों को मुख्यतः शामिल किया जाता है मेरे मित्रों। एक तो आपका खनन, विनिर्माण और बिजली है। क्या है, खनन है, एक आपका विनिर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण है, और इसके अलावा आपका एक क्या है, बिजली यानी ऊर्जा है। खनन है, विनिर्माण है, या फिर बिजली लिख देता हूं, बिजली या क्या है, ऊर्जा है, बिजली या ऊर्जा। इन स्थितियों पर सबसे ज्यादा क्या रखी जाती है, इसमें निगाह रखी जाती है। तो चलिए अब अगले आंकड़े पर हम बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है, आपको यह बताना है। कर्मचारी चयन आयोग जिसे हम एसएससी के नाम से जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसे कहते हैं एसएससी, ठीक है। जितनी भी अधीनस्थ सर्विस है उन सभी सर्विस को क्या करता है, कंडक्ट कराने का काम कर्मचारी चयन आयोग का है। और बड़े एग्जाम्स जो हैं, भारतीय जो सर्विस है
उसका काम कराने का क्या है, जिम्मेदारी किसके पास है, यूपीएससी के पास है। तो अब जरा देखिएगा, ठीक है, हाँ जी जरूर देख लेंगे। आप 40 और 44 करें, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू का आंकड़ा 40 का था, बाद में 4 और हो गए, ठीक है। तो इसमें आप ज्यादा कंफ्यूजन में मत आओ, यह आंकड़ा परीक्षा में आपसे नहीं पूछा जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एसएससी का नया अध्यक्ष एस किशोर कुमार को, दिनेश प्रसाद सकलानी को, शांति श्री धूलीपति को, रघुराम राजन को। तो देखिएगा भैया, एस किशोर कुमार जो है, एस किशोर कुमार जो है, इनको क्या किया गया है, एसएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया। दिनेश प्रसाद सकलानी जो है, दिनेश प्रसाद सकलानी को यूजीसी जो है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर है, नई दिल्ली में क्या है, स्थित है। ये यूजीसी के क्या कर दिए गए थे, नए अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए, दिनेश प्रसाद सकलानी साहब को। शांति श्री धूलीपत जो है, इनको क्या किया गया है, अभी हाल ही में, आप लोगों को पता होगा, यहां नाम एक बहुत अच्छे से जानते हो, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उस नेहरू यूनिवर्सिटी का क्या किया गया, अभी हाल ही में नया अध्यक्ष इनको बनाया गया। जेएनयू की कुलपति इनको बनाया गया। क्या बनाया गया, कुलपति इनको बनाया गया है, ये ध्यान रखना। रघुराम राजन पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं। क्या है, पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं, गवर्नर। और भाई साहब को चर्चा में रहने का बड़ा शौक था। जिस दिन से आरबीआई के गवर्नर बने, उसी दिन से धड़ाधड़ इस प्रकार के काम इन्होंने करने शुरू किए कि सरकार को लगा, सरकार देखिएगा, सरकार तो ये चाहती है कि ब्याज दर क्या रहे, ब्याज दर कम रहे, ब्याज दर जो है वो क्या रहे, ब्याज दर कम रहे। और आरबीआई जो चाहता है, वो चाहता है क्या, कि आरबीआई की जो ब्याज दरें हैं वो क्या रहे, ज्यादा रहे। ये तो कौन चाहती है, सरकार चाहती है। ये कौन चाहता है, ये चाहता है भाई आरबीआई चाहता है। तो हमेशा से चर्चा में रहने का शौक किसको था, रघुराम राजन को। तो सरकार कहती कि आप ब्याज दरों को कम करो, वरना हमारी सरकार में इस प्रकार का काम हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन रघुराम राजन साहब ने कहा नहीं मना नहीं, नहीं मुन्ना नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं मुन्ना नहीं की बात किसने कही, रघुराम राजन ने कही कि ऐसा नहीं होगा, हम कम नहीं करेंगे, आपको जो करना है वो कर लो। तो फिर रघुराम राजन का कार्यकाल समाप्त हुआ। तो अक्सर क्या होता है कि सरकार एक्सटेंशन दे देती है, यानी सर्विस को 2-3 साल और बढ़ा देती है। लेकिन इनके कार्यकाल के बाद सरकार ने कहा मना, आप चलो घर, हम किसी और की व्यवस्था करते हैं। तो इन्हीं के एक चेले चपाटे थे, ठीक है। हाँ जी, क्या लिख दिया मैंने यहां, यूजीसी नहीं, सॉरी, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो है इस यूजीसी के बारे में अभी और बात और करेंगे। ये जो सकलानी साहब जो है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के क्या बनाए गए, एनसीईआरटी के अध्यक्ष बनाए गए। ये ध्यान रखना भैया, क्या है, एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं। तो आरबीआई के रघुराम राजन साहब को कहा कि आप चलिए घर, हम आपके चेले चपाटे जो हैं उनको क्या बनाते हैं, इसके अध्यक्ष बनाते हैं। तो यहां पर बाद में इन्हीं के चेले जो थे, इनको क्या किया गया, उर्जित पटेल साहब को लाए गए। किसको, उर्जित पटेल साहब को, उर्जित पटेल साहब को लाए गए। अब सारी बातें इन्हीं के संदर्भ में थी, जैसे रघुराम करते थे वैसे ही कौन करते थे, उर्जित पटेल साहब करते थे। तो उर्जित पटेल साहब को कहा कि भैया मना, बात यह है कि आप भी उसी रास्ते चल लियो, हमारी तो ऐसे सरकार में बहुत किरकिरी हो जाएगी। तो उर्जित पटेल ने क्या कर दिया, अपनी सर्विस से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा मेरा निजी काम है, मैं अपने निजी कारणों से क्या देना चाहता हूं, इस्तीफा देना चाहता हूं। तो भाई साहब ने भी क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आए शशिकांत साहब, शक्तिकांत दास, क्या है, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। अब भाई साहब सरकार के साथ राग से राग मिलाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा सरकार कहे वैसा करने के लिए भाई साहब तैयार हैं। तो सरकार की नीतियों के अनुसार काम करने वाले अब आरबीआई गवर्नर जो हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास हैं। पहले उर्जित पटेल और रघुराम राजन इसके क्या थे, आरबीआई के गवर्नर थे। तो वैसे होना भी यही चाहिए, सरकार जो है वो सरकार देश की दिशा तय करती है, उसी दिशा में इन संस्थाओं को चलने की ओर अग्रसर होना चाहिए। यानी क्योंकि देश में ज्यादा इन्वेस्ट कब आएगा, इन्वेस्ट जब आएगा जब ब्याज की दरें कम होगी, और इन्वेस्ट नहीं आएगा कब, जब ब्याज की दरें ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो यहां पर कोई भी जो व्यवसायी है वो आकर आरबीआई से पैसा उधार लेकर अपना व्यापार यहां नहीं करना चाहेगा। ब्याज दरें कम होगी तो हर व्यक्ति पैसा उधार लेकर अपने इस प्रकार के जो है वो उद्योग लगाने की दिशा में
काम कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। ये सारी बात हो, ये थोड़ा देख लेना, दिनेश प्रसाद सकलानी जो है एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं, यूजीसी के नहीं है, और शांति श्री धूलीपत जो है वो जेएनयू की कुलपति है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाना है अभी हाल ही में? भारत का पहला बायोमास, एक तो होता है बायोगैस और एक होता है बायोमास। एक क्या होता है बायोगैस और एक क्या होता है बायोमास। बायोमास, ठीक है। ये बायोगैस जो है वो एक तो आपका कचरा प्लस इसके साथ साथ जो पशु होते हैं, इस पशु अपशिष्ट से, पशु अपशिष्ट जो है इसको सड़ाकर गलाकर जिस गैस का उत्पादन किया जाता है उस गैस को बोलते हैं बायोगैस। और बायोमास है कृषि अपशिष्ट जो होते हैं, कृषि अपशिष्ट को सड़ाकर गलाकर, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां, इसके अलावा कृषि से बचा हुआ जो भी है जैसे तूड़ी आदि है, इन सब के अवशेष से जिसका निर्माण किया जाता है उसका नाम है बायोमास। तो दोनों ऊर्जाएं हैं और ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है, ये ध्यान रखना है। यहां पूछा है पहला हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, तो इसका सही जवाब जो है वो खंडवा मध्य प्रदेश में है मेरे मित्रों। खंडवा कहां है? मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया जाना है। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है और यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर जो है जिसका नाम क्या है, इंदौर है। इंदौर जो है ये स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अभी राजस्थान के जयपुर जिला जो है, जयपुर ग्रेटर की महापौर जो है, जयपुर ग्रेटर की क्या है, महापौर ये कहां गई है, तो ये इंदौर गई है। क्यों गई है इंदौर? यहां का स्वच्छता का जो मॉडल है उस मॉडल के बारे में अध्ययन करने के लिए कहां पर गई है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर पहुंची है। और इंदौर का जो नगर निगम है, ठीक है, जयपुर ग्रेटर नगर निगम जो है उसकी महापौर, इंदौर के जो नगर निगम है, इंदौर का क्या है, नगर निगम है, उसका स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य कैसा चल रहा है और कचरा संग्रहण की पद्धति उनकी क्या है, यानी कचरा संग्रहण जो है, इस कचरा संग्रहण की उनकी पद्धति क्या है, इस पद्धति का अध्ययन करने के लिए या इसके बारे में जानकारियां जुटाने के लिए वहां पर पहुंची है। और उसके बाद राजस्थान में भी वह मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारी बातें इसके संदर्भ में ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व है। और टाइगर स्टेट भी किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। पन्ना टाइगर रिजर्व इसलिए आजकल खूब चर्चा में है कि यहाँ लगातार जो है वो क्या हो रहा है, मामला जो है बाघों की संख्या बढ़ने का लगातार जारी है ये आंकड़ा। ठीक है, यहां पर नगर निगम जो है वो सौम्या गुर्जर जो है उसको ध्यान रख लीजिएगा, क्या है, सौम्या गुर्जर जो है वो पहुंची है कहां पर, मध्य प्रदेश के इंदौर में। प्रयागराज और गुरुग्राम यहां पर ऐसा नहीं किया गया, विशाखापट्टनम यहां पर आपका ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखने लिए इस सवाल के संदर्भ में। चलिए अब जरा अगले सवाल पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आगामी 5 वर्षों के लिए एक नई आईटी नीति की घोषणा की है, उस राज्य का नाम बताइए। एक राज्य जिसके मुख्यमंत्री ने आगामी 5 वर्षों के लिए नई आईटी और आईटीज नीति की घोषणा की है, उस राज्य के मुखिया का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। जरा देखिएगा क्या होगा सही जवाब इसका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई आईटी नीति यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर एक नई नीति जारी करने की घोषणा की है? पंजाब में चन्नी साहब हैं और चन्नी साहब अभी चुनाव में चल रहे हैं। चन्नी में क्या हो रहा है, चन्नी का चुनाव चल रहा है और चन्नी चुनाव में पास हो पाते हैं या फेल हो पाते हैं ये तो समय ही बताएगा। इसके बाद है हरियाणा। हरियाणा में यहां पर खट्टर सरकार है, क्या है, खट खट करती खट्टर सरकार है। राजस्थान में गहलोत सरकार है और सो गई है सरकार, युवाओं को लेकर तो बिल्कुल सो गई है। और गुजरात में जो है वो आप लोगों को पता है भाई भूपेंद्र पटेल सरकार है। भूपेंद्र क्या है, पटेल की सरकार है, भूपेंद्र पटेल सरकार है। तो इसका सही जवाब भी भूपेंद्र पटेल सरकार यानी गुजरात की सरकार होगी। गुजरात जो है उसने क्या किया है, अभी हाल ही में एक नई आईटी नीति जो है वो जारी करने की क्या की है, घोषणा की है। ये हमारा भारत का मैप जो है वो आप लोग सब जानते हैं। यहां पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है, गुजरात है। गुजरात है
इसके ठीक राजस्थान और राजस्थान के बाद यहां पर पड़ता है आप लोगों का हरियाणा, ठीक पंजाब इसके ठीक इधर सटा हुआ ही क्या है आपका पंजाब है। और इसके अलावा राजस्थान सो धोरों की धरती राजस्थान यहां पर है ही, आप लोग परिचित हैं इस बारे में। तो ये गुजरात जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान भी बनाता है, पंजाब भी अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ क्या करता है, साझा करता है। तो गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार ने अभी कहा है कि हम नई आईटी नीति जो है उसको लेकर आने वाले हैं। और ये आईटी नीति जो है इसी के तहत नए नए प्रकार के जो आईटी सेक्टर की चुनौतियां हैं उस चुनौतियों को लेकर के हम लोग जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। तो गुजरात, इसको ध्यान रखना, गुजरात में अभी पिछले दिनों वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात नाम का समिट आयोजित हो चुका है। वाइब्रेंट गुजरात प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से कोविड-19 की वजह से इसका आयोजन नहीं किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने इस वाइब्रेंट गुजरात समिट का क्या किया था, उद्घाटन किया था। ये भी आपको याद होगा, उद्घाटन किसने किया था, वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चलिए अब जरा अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आपके सामने अगला सवाल जरा, और गुजरात की सीमाओं के बारे में मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं यहां पर, तो आप लोग खुद इस बारे में परिचित होंगे, लेकिन एक बार फिर देख लीजिएगा आप लोग यहां पर कि भाई गुजरात की सीमा के बारे में अगर आप परिचित नहीं हैं तो एक बार मैं फिर आपके सामने गुजरात का मामला रख देता हूं। ये गुजरात है, क्या है जी, ये आपका गुजरात है। यहां आइए भैया, यहां आइए, ये गुजरात की जो सीमा है वो किन किन क्षेत्रों के साथ लगती है। तो इधर से ये दलदली क्षेत्र जो है वो पूरा आप लोग जानते हैं सरक्रीक क्षेत्र है, क्या है, सरक्रीक क्षेत्र जो है वो इसका यहां पर पड़ता है, जो पाकिस्तान के साथ और गुजरात का ये इलाका जो है वो चर्चा का विषय बना रहता है। यहां पर दो खाड़ियां प्रसिद्ध है, एक तो है कच्छ की खाड़ी, एक तो कच्छ की खाड़ी, और एक आपकी है यहां पर खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। राजस्थान से निकलने वाली और इधर वाली जो अरब सागर में अपना जल ले जाती है नदियां, वो ज्यादातर नदियां इन दो खाड़ियों में अपना जल गिराती है। और ये वाला जो पूरा इलाका है यहां पर इसी सीमा पर ये जो शेर के जबड़े जैसा जो प्रदेश है उस पूरे प्रदेश का नाम गुजरात है। और यहां पर सिलवासा जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर पड़ता है। सिलवासा जो है वो ध्यान रखना नौसेना का एक बड़ा केंद्र सिलवासा के अंतर्गत है। इसके अलावा इधर वाली सीमा इसकी मध्य प्रदेश के साथ अलग होती है, महाराष्ट्र से अलग होता है। महाराष्ट्र से ही अलग करने के बाद एक तरफ जो मराठी भाषा बोलने वाले थे उनको महाराष्ट्र दिया गया, और जो गुजराती भाषा बोलने वाले थे उनको अलग एक गुजरात स्टेट का निर्माण किया गया। इसके बाद ऊपर वाली सीमा किसके साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगती है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और किसके साथ, अलग महाराष्ट्र के साथ, इन तीन के साथ, तीन स्टेट के साथ, 1, 2 और 3 स्टेट के साथ गुजरात आपका क्या करता है, सीमा बनाता है। गांधीनगर जो है वो यहाँ की क्या है, राजधानी है। दो प्रसिद्ध शहरों की बात करें, एक तो सूरत शहर है और एक क्या है आपका अहमदाबाद शहर यहाँ का प्रसिद्ध है। ये सूरत शहर जो है यहां पर जो जापान के सहयोग से, किसके सहयोग से, जापान के सहयोग से जो हाई स्पीड, मिनी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा रही है, उस ट्रेन का पहला स्टेशन होगा। ट्रेन का पहला स्टेशन कहां बनेगा, पहला स्टेशन जो है वो सूरत में बनकर तैयार होने वाला है। ठीक है, यानी मिनी हाई स्पीड ट्रेन जो है, मिनी हाई स्पीड ट्रेन का पहला स्टेशन कहां होगा, सूरत में होगा। किसके सहयोग से निर्माण किया जा रहा है, इसका निर्माण जापान के सहयोग से किया जा रहा है। और अहमदाबाद शहर आपका, सूरत और अहमदाबाद शहर कपड़े जो है, सूती कपड़े के व्यवसाय के या कपड़े के व्यवसाय के लिए भी बड़ा क्या है, प्रसिद्ध है। यानी मुंबई से लेकर के अहमदाबाद तक चलने वाली इस ट्रेन का जो है वो पहला स्टेशन कहां बनकर तैयार होगा, सूरत में बनकर वो तैयार होगा। इसके अलावा मेरे मित्रों जो आपका अहमदाबाद शहर है और गांधीनगर शहर है, क्या है, अहमदाबाद और गांधीनगर शहर जो दोनों हैं ये किस नदी के किनारे हैं, तो ध्यान रखना साबरमती जो की नदी है, साबरमती, ये साबरमती नदी जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले से होकर के गुजरात के रास्ते इधर जाती है। तो इस साबरमती नदी के किनारे आपका गांधीनगर और क्या है, अहमदाबाद शहर है।
इसके अलावा यहाँ का एक शहर है जिसका नाम है डीसा शहर। ये डीसा जो है वो पश्चिमी बनास नदी जो है वो भी राजस्थान के सिरोही जिले से निकलती है और गुजरात में जाती है। तो डीसा जो है वो पश्चिमी बनास नदी के किनारे पर क्या है, स्थित है। चलिए अब जरा अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं आपसे। आज का 9वां सवाल है, 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार से नासिक पब्लिक लाइब्रेरी जो है, इस लाइब्रेरी के द्वारा किसे सम्मानित किया जाएगा, यह आपको देखना है। यानी एक यहां का महाराष्ट्र का ही एक जगह है नासिक, उस नासिक में एक लाइब्रेरी है जिसे नासिक पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है और बड़ी प्रसिद्ध लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के द्वारा 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से नासिक पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा निम्न में से किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाना है, यह आपको बताना है। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए अब बात करते हैं अगले विषय पर कि यहां पर माधवराव लिमये पुरस्कार से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा नासिक पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा की गई है। तो इसको सही जवाब है आपके नितिन गडकरी जो हैं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, परिवहन एवं क्या है, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो है, राजमार्ग मंत्री, इनके द्वारा क्या किया, इनको यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। नरेंद्र मोदी हमारे पीएम साहब हैं और रामनाथ कोविंद साहब हमारे राष्ट्रपति जी हैं और जल्द ही राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। राष्ट्रपति की पूरी प्रक्रिया, राष्ट्रपति चुनाव हो उससे पहले आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। जब राष्ट्रपति का चुनाव हो तो उस समय सब चीजों से करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके आप उसको समझिएगा। जीवन में कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आप नहीं भूलोगे, तो उससे पहले पढ़ लीजिए। जैसे ही प्रक्रिया स्टार्ट हो उस समय से आप लगातार करंट अफेयर्स के टच में रहें, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस प्रकार की सारी गतिविधियां होती है, वो सब आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद राजनाथ सिंह जी हमारे क्या है, रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं। और एक मित्रों ध्यान रखना, एस जयशंकर जो है, एस जयशंकर जो है वो हमारे क्या है, विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं। और अभी हाल ही में फिलीपींस के दौरे पर हैं। कहां पर हैं, फिलीपींस जो है, फिलीपींस जो है उस फिलीपींस के क्या है, फिलीपींस के दौरे पर है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में आयोजित, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित जो क्वाड है, क्या है, क्वाड, मेलबर्न कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में। इसमें क्वाड जो संगठनों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, क्वाड सम्मेलन, इस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था, तो मेलबर्न में किया गया था। इस सम्मेलन में भी एस जयशंकर ने भाग लिया था। बात क्वाड की हो रही है तो मैं आपको बता चुका हूं, क्वाड जो है वो क्वाड्रिलेटरल का क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है। इसमें कौन कौन शामिल है, तो यूएसए शामिल है, इसमें भारत शामिल है, इसमें आपका जापान शामिल है और इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो शामिल है। ये जो वैश्विक जो असंतुलन की स्थिति है, उस असंतुलन को संतुलित करने के लिए इन 4 देशों ने अपना एक संगठन स्थापित किया गया जिसे क्वाड संगठन के नाम से जाना गया है। और अलग अलग समय पर इनकी बैठक आयोजित होती रहती है। अभी हाल ही में इसकी बैठक जो है वो मेलबर्न के ऑस्ट्रेलिया में क्या की गई, आयोजित की गई। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है, हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया है, टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया। टेक ए ब्रेक फीचर का मतलब है आप जब स्क्रॉल करते जाते हो, ठीक है, किसी चीज को क्या करते जाते हो, जैसे YouTube देख रहे हो तो YouTube पे आप लगातार बैठे रहते हो और आप उसको स्क्रॉल करते हो तो नीचे से जब चलते हैं तो वीडियो लगातार उस पर आपको शो होते रहते हैं, ठीक है, वो रुकता नहीं है। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप लगातार स्क्रॉल करते रहोगे ऊपर की तरफ, तो कुछ समय बाद क्या आ जाएगा, उसमें एक फीचर आएगा जिसका नाम होगा ब्रेक ए फीचर। इसका मतलब होगा कुछ समय बाद वो आपको इस प्रकार के संकेत देगा, इस प्रकार की सूचना देगा कि भाई साहब कुछ समय रुक जाओ, आराम कर लो, बाद में कर लेना ये काम। तो ये लगातार वो संकेत देता रहेगा आपको कि ये जो आप यूज कर रहे हो इसकी कुछ समय सीमा आप लोग क्या करिए, डिसाइड करिए। तो इस प्रकार का फीचर्स जो है वो कौन सी ऐसी नेटवर्किंग साइट है जिसने ऐसा फीचर लॉन्च किया है, ब्रेक ए फीचर, टेक ए ब्रेक, एक ब्रेक ले लीजिए भैया। तो ये क्या सही जवाब होगा इसका। फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है। मार्क जुकरबर्ग का नाम आपने सुना ही होगा, इसके सीईओ का मार्क जुकरबर्ग, जुकरबर्ग जो है वो इसका नाम है। ट्विटर के जो सीईओ हैं वो पराग अग्रवाल हैं, क्या है, पराग अग्रवाल साहब है।
ये ध्यान रखिए। पहले इसका सही जवाब मैं बता देता हूं। इसका सही जवाब जो है वो मित्रों इंस्टाग्राम है। क्या है? इंस्टाग्राम। आप सब लोग जानते हैं, इंस्टाग्राम से सब परिचित हैं। ठीक है, ये सामाजिक सेवा करने वाली साइट्स के नाम मैंने लिखे हैं। तो चलिए, इंस्टाग्राम इसका सही जवाब है। इंस्टाग्राम ने इस प्रकार का टेक ए ब्रेक फीचर जो है वो हाल ही में क्या किया है? लॉन्च किया है। ट्विटर जो है इसके पराग अग्रवाल है और राजस्थान के अजमेर जिले से क्या है? ये संबंधित है। राजस्थान के अजमेर जिले से जिन जिन व्यक्तियों का संबंध है उनको मैं लिख देता हूं। एक आपको भूपेंद्र यादव, कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल है, राज्यसभा सदस्य है, उनका कार्यकाल जल्दी समाप्त होने वाला भी है। ठीक है, राजस्थान से अभी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो भी होने वाला है। आपको यह भी ध्यान रखना है, राजस्थान से 10 राज्यसभा की सीटें हैं, उनका 10 राज्यसभा सीटों में से शायद 4 सीटें जो है वो अभी खाली होने वाली है। उन 4 सीटों के लिए नए चुनाव होंगे राजस्थान में राज्यसभा के। इसके अलावा आप लोगों को एक याद रखना है, गौरी माहेश्वरी का। किसका? गौरी माहेश्वरी। गौरी माहेश्वरी जो है इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम पुरस्कार जो है, पुरस्कार से इनको सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। किस क्षेत्र में? सुलेख के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें यह पुरस्कार जो है वो मिला है। इसके अलावा आरपीएससी का मुख्यालय जो है वो कहां पर है? और इसके अलावा आरबीएसई का मुख्यालय भी कहां पर है? अजमेर में ही क्या है? स्थित है। तो व्हाट्सएप आप सब जानते ही हैं, तो इसका सही जवाब जो है वो इंस्टाग्राम है। अब चलिए अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने जो आ रहा है वो देखिए 11 नंबर, राजस्थान से जुड़ा हुआ पहला ही सवाल जो है वो आपके करंट अफेयर्स की रिलेटेड बहुत ही अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सवाल क्या है जरा पढ़िएगा। सवाल यह है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो नए अध्यक्ष हैं वो संजय कुमार क्षोत्रिय को बनाया गया है। ठीक है, क्षोत्रिय जो है ये संजय कुमार क्षोत्रिय जो है वो नए अध्यक्ष बन चुके हैं, आरपीएससी के नए अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य। ये ध्यान रखना, यानी स्थायी सदस्य के तौर पर इनको क्या किया गया है? यहां पर चुना गया या नियुक्त किया गया है। जिनके संदर्भ में सत्य कथन है। इनकी नियुक्ति का आदेश कौन जारी करता है? नियुक्त करता है इनको राज्यपाल। कौन करता है? नियुक्त करने का काम किसका है? राज्यपाल का है मेरे मित्रों, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यह कहा गया कि इनके संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है ये बताइए। ये आरपीएससी के 38वें अध्यक्ष बने हैं, बात सभी सही है। ये जयपुर रेंज के आईजी के पद पर रहे हैं, ये भी बात सही है। इसके अलावा 2018 से लगातार मुख्यमंत्री के सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं, ये भी बात सही है। और सभी कथन सत्य हैं, तो इसके सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। आपको ये याद रखना है। 38वें अध्यक्ष इनको क्या किया गया है? बनाया गया है। राठी साहब को 2-3 दिन पहले ही जिम्मेदारी दी गई थी, जसवंत राठी। किसके स्थान पर? जसवंत राठी जो है, जसवंत राठी को क्या किया गया था? कार्यवाहक बनाया गया था। किसको? कार्यवाहक। कार्यवाहक बनाया गया। 2 कार्यवाहक बन चुके, एक जसवंत राठी, एक शिव सिंह राठौड़। क्या है? शिव सिंह राठौड़, जिनका शिव सिंह राठौड़ नाम है। ये पहले ही जा चुके हैं अपने पद को छोड़कर, उसके बाद आए जसवंत राठी और शिव सिंह राठौड़, दोनों ध्यान रखना है। और जसवंत राठी के बाद अब पूर्णकालिक सदस्य जो है वो बना दिया गया है किसको? संजय कुमार क्षोत्रिय को। और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करने की जिम्मेदारी किसके पास है? हमारी आरपीएससी के पास है। तो आरपीएससी के बारे में हमें कुछ जानकारी हो, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। आरपीएससी जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? तो अजमेर में स्थित है इसका मुख्यालय, ये ध्यान रखना है पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, ये एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था इसलिए है कि जिन जिन आर्टिकल में यूपीएससी का जिक्र है उन्हीं आर्टिकल में किसका जिक्र है? आरपीएससी का भी जिक्र है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा यहां पर कि संवैधानिक संस्था है ये वाली। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 16 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में 20 अगस्त के दिन 20 अगस्त और 1949 जो है वो इसकी सही डेट मानी जाती है। इस दिन क्यों मानी जाती है? और बाद में इसका मुख्यालय, पहले जयपुर में स्थापना हुई, बाद में जयपुर से लेकर के इसका मुख्यालय कहां स्थापित किया गया? बाद में मुख्यालय का ट्रांसफर अजमेर में कर दिया गया। यह किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति जो है, इस राव समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय जो है
वो जयपुर से कहां ट्रांसफर कर दिया गया, अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये सही बात है मेरे मित्रों कि आर्टिकल जो है वो 315 से लेकर के 323 तक जो आप लोग बता रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 315 जरूर ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख भी देता हूं, आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक के आर्टिकल जो है ये आरपीएससी का अभी जो पेपर हुआ आरएएस का, उस आरएएस के पेपर में पूछा जा चुका है। वो यूपीएससी नहीं देगा, वो आरपीएससी पूछेगा, लेकिन वही आर्टिकल हैं जो यूपीएससी के लिए काम करते हैं, वही आपको ध्यान रखने, इसके लिए भी वही काम करते हैं। तो इसके बाद और क्या है इंपॉर्टेंट बातें, इसके संगठन की अगर हम बात करें, संगठन की बात करें तो 1+7, एक अध्यक्ष और 7 मेंबर्स यानी टोटल 8 का यहां पर क्या है, बोर्ड होता है। इनका कार्यकाल जो है, कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल ध्यान रखना 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले होता है वह इनका क्या रहता है, कार्यकाल होता है। आरपीएससी के पहले अध्यक्ष जो है वो एस के घोष साहब रहे हैं, एस के घोष जो है वो पहले इसके अध्यक्ष रहे, लेकिन मेरे मित्रों ये पूर्णकालिक सदस्य नहीं थे, ये कार्यवाहक सदस्य के रूप में ही पहली बार नियुक्त किए गए। जैसे अभी जसवंत राठी को बनाया गया था, ठीक है, हाँ जी, तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर जैसे एस के घोष जो है, एस के घोष को ठीक उसी प्रकार बनाया गया था जैसे अभी हाल ही में जसवंत राठी को बनाया गया था। लेकिन मेरे मित्रों पूर्णकालिक सदस्य जैसे अभी संजय क्षत्रिय को बनाया गया, ठीक उसी प्रकार पहले जो हैं वो आपके यहां पर पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो एससी त्रिपाठी जो है, एससी क्या है, त्रिपाठी, एससी त्रिपाठी। वैसे सही तरीके से अगर देखा जाए तो पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर ये एससी त्रिपाठी इसके पहले स्थायी अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो यहां पर अदा की थी। तो एससी त्रिपाठी इसके पहले जो हैं क्या थे, पहले स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष के तौर पर पहले व्यक्ति कौन थे, तो एससी त्रिपाठी थे। 2 व्यक्ति जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, उसमें एक तो आपको ध्यान रखना देवी शंकर नाम है, क्या है, देवी शंकर का आरपीएससी में सबसे लंबा कार्यकाल आज तक का रहा है। और पीएस यादव है एक, पीएस क्या है, यादव, पीएस यादव आरपीए के ऐसे चेयरमैन रहे हैं जिनका कार्यकाल क्या रहा है, सबसे कम रहा है। ये सारी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक संस्था मैंने आज आपको पूरी करा दी है और इनमें से घूम फिर कर सवाल जो है वो आते हैं, तो दोबारा इनको एक बार आप याद कर लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि सिफारिश पर ऐसा किया गया था, सिफारिश जो है इस पर ऐसा किया गया था। तो चलिए अब आपको बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राज्य का पहला स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में स्थित है, दूसरा कहां खोले जाने की घोषणा की गई है, यह आप लोग बताइए जरा। देखिएगा, राज्य का पहला स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में शार्दुल स्कूल को, स्पोर्ट्स स्कूल का नाम है, क्या है, शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल। बीकानेर में जो पहला है उसका नाम क्या है, शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल उसका नाम है, स्पोर्ट्स स्कूल। ये राज्य का पहला स्पोर्ट्स स्कूल है जो कहां पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। पहली बात ये ध्यान रखना, राजस्थान का पहला स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर है, तो बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल जो है वो स्थित है। दूसरा अभी हाल ही में कहां खोले जाने की घोषणा हुई है, तो ध्यान रखना दूसरा कहां खोला जाएगा, जोधपुर में खोला जाएगा। अभी तक राज्य में सिर्फ एक ही है, दूसरा कहां खोला जाएगा, तो जोधपुर में खोले जाने की घोषणा हुई है। इसके अलावा मित्रों 2 बातें आपके सामने मैं और रख रहा हूं। एक बात यह है कि राज्य का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम, राज्य का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम जो है वो कहां बन रहा है, तो राज्य का सबसे बड़ा सबसे बड़ा खेल स्टेडियम, सबसे बड़ा खेल स्टेडियम जो है वो राजस्थान के चौंप गांव जो है, चौंप कहां पर है, चोमू में है। चौंप कहां पर है, चोमू में है। और चोमू कहां है, तो जयपुर जिले में है। कहां पर है, जयपुर जिले में। यहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए राज्य का दूसरा सबसे बड़ा खेल स्टेडियम, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कहां बनने जा रहा है, दूसरा सबसे बड़ा खेल स्टेडियम, दूसरा सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कहां बनेगा या कहां बन रहा है स्टेडियम, तो उस जगह का नाम ध्यान रखिएगा, उस जगह का नाम होगा उदयपुर। क्या होगा, उदयपुर में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा खेल स्टेडियम बनेगा। उदयपुर में ही आपको पता है पिछोला झील है, फतेह सागर झील है। क्या है, पिछोला जो झील है, ठीक है, मेवाड़ के
या फिर उदयपुर के जो वर्तमान के महाराजा हैं जिनका नाम लक्ष्य राज सिंह है, जो कि राज्यपाल के जो सलाहकार हैं वो बनाए गए, उनका जो रहवास है या फिर उनके रहने का जो गढ़ है वो इस पिछोला झील के किनारे पर ही क्या है, स्थित है। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, क्या है, लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, ये इनका नाम है। और इनका वर्तमान जो निवास स्थान है वो पिछोला झील के किनारे पर ही बने भव्य दुर्ग में इनका क्या है, वर्तमान में निवास स्थान है। पिछोला झील के किनारे पर बहुत ही शानदार महल का निर्माण यहां पर किया गया है। इसके अलावा यहां पर क्या है, फाय सागर झील और फतेह सागर झील, फतेह सागर झील का निर्माण आपने देखा होगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, आरपीएससी की नियुक्ति करते हैं और त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं, लेकिन राज्यपाल हटा नहीं सकता, ये बात ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बातचीत आपके साथ करने वाले हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जा रहा है, उस जिले का नाम बताइए। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जा रहा है जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए है। ये कहां बनकर तैयार होने वाला है? केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में एमएसएमई, जो कि आपका क्या है, माइक्रो सेमी जो मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री के बारे में लघु उद्योग, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय जो है, उस उद्योग मंत्रालय के बारे में आपके पास यहां से सवाल है। तो आपको कह रहा है 100 करोड़ रुपए की लागत से एमएसएमई द्वारा ये टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण राजस्थान में कहां पर किया जा रहा है? दौसा में किया जा रहा है, जालोर में किया जा रहा है, अजमेर में किया जा रहा है, पाली में किया जा रहा है, कहां पर किया जा रहा है? पाली की एक जगह जिसका नाम है फालना, क्या जगह है, यहाँ की एक जगह है जिसका नाम है फालना। ये फालना जो जगह है ये अपने छतों के लिए क्या है, छातों के लिए प्रसिद्ध जगह है। फालना में बड़े प्रसिद्ध छातों का निर्माण किया जाता है और हमारे यहाँ ज्यादातर बिकने जो आते हैं वो चीन के छाते यानी चाइनीज छाते आते हैं, लेकिन सरकार ने चाइना के छातों पर क्या लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है। तो फालना के जो छाते हैं वो देशी छाते यहाँ पर बड़ी संख्या में निर्माण किया जाता है। जालोर जो है, जालोर का जीरा, जालोर का क्या है, जीरा बड़ा प्रसिद्ध है, विश्व भर में प्रसिद्ध है जालोर का जीरा। और अजमेर में रूपनगढ़ नाम की जगह आप लोगों को याद होगी, ठीक है। ये सब यहाँ पर एग्रीकल्चर जो पार्क है या फिर ऐसा कह दीजिएगा आप कि जो प्रोसेसिंग इकाइयां हैं उसके लिए भी ये प्रसिद्ध जगह है। दौसा इसका सही जवाब है, क्या है, दौसा इसका सही जवाब है। दौसा में ध्यान रखना, आभानेरी की जगह जो है वो भी आप लोग यहां पर जानते होंगे, आभानेरी दौसा। तो एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क कहां बनाया जा रहा है? 100 करोड़ रुपए की लागत से दौसा में इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला सवाल जरा देखिए मित्रों, क्या है, मरु महोत्सव 2022 का आगाज जैसलमेर में हुआ है। इसके बारे में कल भी आपको मैंने एक सवाल कराया था। तो ये कह रहा है कि मरु महोत्सव 2022 का आगाज जैसलमेर में हुआ है, जिसके संदर्भ में सत्य क्या है? तो मिस्टर पोखरण जो है वो कौन बना है और मिस पोखरण कौन बना है? तो मिस्टर पोखरण जो है वो भरत बोरा बने हैं और पोखरण, मिस पोखरण जो है वो निकिता राठौड़ बनी है। और इसे परमाणु नगरी के नाम से, स्वर्ण नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। जैसलमेर में इसका निर्माण हुआ है और जैसलमेर को हम किस नाम से जानते हैं? एक तो परमाणु नगरी, परमाणु नगरी भी हम कहते हैं इसे, और इसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, स्वर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहां पर अभी मरु महोत्सव का जो है वो आयोजन हो चुका है, उसमें 2 व्यक्तियों का चुनाव किया गया है, मिस्टर पोखरण भरत और मिस पोखरण जो है वो निकिता राठौड़ रही है, यानी ए व बी दोनों ऑप्शन इसके क्या है, सही है। 13 से लेकर के 16 फरवरी तक इसका आयोजन होना जा रहा है। 13 से लेकर के 16 फरवरी तक आयोजन हो रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग राजस्थान, पर्यटन विभाग राजस्थान इसका आयोजन कर रहा है। पर्यटन विभाग राजस्थान जो है वो इसका क्या कर रहा है, आयोजन करने जा रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जरा, क्या है। नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से मैं रोजाना आपके सामने लेकर आता हूं। मैंने अब तक 8 या 9 के आसपास आपको इस प्रकार के अध्यक्ष जो हैं वो नए आयोगों के कराए हैं। उसी कड़ी में आज का ये सवाल आपके सामने रखा गया है, ठीक है। तो देखिए जरा क्या है सही जवाब। पहला सवाल है, निम्न में से सत्य कथन क्या है? रामेश्वर डूडी को राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, सही बात है। दूसरा, डॉक्टर चंद्रभान जो है वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखना। ये क्या है? उपाध्यक्ष हैं, ये उपाध्यक्ष हैं और ये इसके क्या है, बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बाकी सब अध्यक्ष हैं, एक उपाध्यक्ष है। उसका अध्यक्ष कौन है इसकी कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है।
तो रामेश्वर डूडी राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के क्या है, अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर चंद्रभान साहब 20 सूत्री कार्यक्रम विसुका जिसे अपन कहते हैं उसके क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष हैं। रफीक खान राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। गोपाल सिंह शेखावत जो वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, हे गोपाल मदन गोपाल ही वरिष्ठों के क्या रहते हैं, हमेशा सहारा रहते हैं। तो गोपाल साहब जो है वो वरिष्ठ नागरिक जो है उनकी रक्षा करेंगे। तो हे मदन गोपाल हमारे वृद्ध जनों की क्या कर, वृद्ध जनों की कल्याण के लिए काम कर। हे गोपाल वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए काम कर। रफीक खान अल्पसंख्यक लोगों के कल्याण के लिए काम कर। डॉक्टर चंद्रभान साहब जो है वो चंद्रमा की तरफ देखते देखते हुए 20 सूत्र याद कर देंगे। ठीक है, चंद्रभान किसकी ओर देखते हुए, चंद्रमा की ओर देखते हुए 20 सूत्र क्या कर देंगे, याद कर देंगे। और रामेश्वर डूडी साहब जो है ये कृषि जो है उस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। कृषि उद्योग जो है उस कृषि उद्योग को डेवलप करने की दिशा में कौन काम करेंगे, तो रामेश्वर डूडी साहब काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप ये सब याद कर पा रहे होंगे। ठीक है, पहला क्या है, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड रामेश्वर डूडी। चंद्रभान 20 सूत्री कार्यक्रम चंद्रमा की देखकर तैयार करेंगे। उसके बाद रफीक खान अल्पसंख्यकों का कल्याण करेंगे। और लास्ट है आपके क्या है, गोपाल सिंह शेखावत साहब जो हैं वो वरिष्ठ नागरिकों का क्या करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। तो मेरे मित्रों ये 15 सवाल आज की क्लास में मैंने संपन्न करवाने की कोशिश की है और मेरा यह मानना है कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी मित्रों का आज की क्लास से जुड़ने के लिए, हाँ कृषि राम के भरोसे है, ये भी बात सही है। कृषि किसके भरोसे है, राम के भरोसे है। तो रामेश्वर डूडी कृषि जो आपका बोर्ड है राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री बोर्ड जो है उसके क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं कुछ नई बातों को लेकर, कुछ नए इश्यूज को लेकर, कुछ नए सवालों को लेकर हाजिर होते हैं। तब तक आप सभी मित्र बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि इसी प्रकार लगातार जुड़ते रहिए और आपके लिए हम लगातार इसी प्रकार का प्रयास करते रहेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।